नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। बच्चों, आज हम समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय जिसका अध्याय 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन आज हम पढ़ने वाले हैं। मैं ज्योति सिंह और शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यवहार बाग जबलपुर से। आज का जो हमारा विषय है वो है राष्ट्रीय आय का लेखांकन, जो आपके अध्याय 2 में है। इसके कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, जिसमें है अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, उपभोग वस्तुएं एवं पूंजीगत वस्तुएं, टिकाऊ वस्तुएं एवं गैर टिकाऊ वस्तुएं, स्टॉक और प्रवाह भी हम देखेंगे और अंत में इस पाठ से संबंधित प्रश्न देखेंगे। हमारे पाठ का नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। राष्ट्रीय आय का क्या मतलब होता है? राष्ट्रीय आय का मतलब होता है किसी राष्ट्र की आय। इसकी परिभाषा यदि हम देखें तो किसी देश में एक लेखा वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग होता है। हमारे देश में जो लेखा वर्ष है, एक लेखा वर्ष यानी एक वर्ष का हिसाब किताब है। हमारे देश में जो लेखा वर्ष होता है वो कब से कब होता है? 1 जुलाई से 30 जून। जब आपने बजट वाला पाठ पढ़ा था तो मैंने बताया था आपको कि बजट कब से कब तक का होता है? 1 अप्रैल से 30 मार्च। इस तरह से हमारे देश का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 30 मार्च है, जबकि जो हमारा लेखा वर्ष है वो 1 जुलाई से 30 जून है। इसमें दिया है परिभाषा में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के। आज के जो टॉपिक है इससे आपको समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रीय आय में हम केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल क्यों करते हैं। अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रीय आय में हम किसको शामिल करते हैं? केवल मौद्रिक मूल्य को। क्यों करते हैं? एक देश में प्रतिवर्ष लाखों वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इनमें से प्रत्येक वस्तु को मापने की इकाइयां होती हैं। जैसे जब आप कपड़ा खरीदने जाते हो तो मीटर में खरीदते हो, दूध को लीटर में खरीदते हो, सब्जियों को किलो के भाव से खरीदते हो। इसी प्रकार डॉक्टर है, इंजीनियर है, इनकी सेवाओं को भी हम मापते हैं। राष्ट्रीय आय के लिए इतनी वस्तुओं और सेवाओं को जोड़ना अत्यंत कठिन कार्य है। हम कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि मीटर है, लीटर है, किलोग्राम है, इनको हमको सबको एक साथ यदि हमको आय के रूप में जोड़ना है तो हमको बहुत मुश्किल होगी। इसीलिए इन सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन हम मुद्रा के रूप में करते हैं और इनके जोड़ के आधार पर हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मौद्रिक मूल्य का योग क्यों करते हैं? क्योंकि हम समस्त वस्तुओं और सेवाओं को किसके रूप में चेंज कर लेते हैं? मुद्रा के रूप में। अब आपके मन में ये आएगा प्रश्न कि राष्ट्रीय आय हमें क्यों पता होना चाहिए? यदि किसी देश के विकास की स्थिति को जानना है तो हम सामान्यतः यह मानते हैं कि देश की आय में यदि वृद्धि हो रही है मतलब देश में भी विकास हो रहा है। देश की सभी आर्थिक नीतियां, जैसे करों का निर्धारण है, ये भी राष्ट्रीय आय के अनुपात में किया जाता है। सामान्यतः किसी देश की राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होती है उस देश का आर्थिक कल्याण भी उतना अधिक समझा जाता है। इस प्रकार देश की सभी आर्थिक क्रियाओं के लिए राष्ट्रीय आय की जानकारी होना आवश्यक है। हम राष्ट्रीय आय से देश की अर्थव्यवस्था की संक्षिप्त एवं स्पष्ट चित्र हम पता लगा सकते हैं। किसी भी देश का हम पता लगा सकते हैं। यदि उस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी इसका मतलब है उस देश में विकास हो रहा है। राष्ट्रीय आय लेखांकन।
राष्ट्रीय आय लेखांकन वह प्रणाली है जिसके द्वारा सामूहिक आर्थिक क्रियाओं को समझा जा सकता है, या हम क्या कह सकते हैं, राष्ट्रीय आय लेखांकन में राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े व्यवस्थित एवं संकलित किए जाते हैं। 1949 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ। इसके बाद अनेक परिवर्तन हुए हमारे देश में, परंतु 1955 से राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य जो करता है वो कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित करता है, जिसे राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्या मतलब है कि हमारे देश में राष्ट्रीय आय से संबंधित जो भी आंकड़े हैं वो हर वर्ष कौन प्रस्तुत करता है, CSO। वो हम क्या कहते हैं, एक श्वेत पत्र होता है। इसको हमारे देश में क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक अर्थशास्त्र में या अर्थव्यवस्था में कुछ केंद्रीय प्रश्न होते हैं, जैसे किसी राष्ट्र की आर्थिक संपत्ति का सृजन कैसे होता है, देश अमीर या गरीब कैसे बनते हैं, क्या जिन देशों के पास खनिज वन संपदा अधिक है, अधिक उपजाऊ जमीन प्राकृतिक रूप से प्राप्त है, क्या वे देश हमेशा अमीर होंगे। यानी कुछ इस तरह के प्रश्न हर अर्थव्यवस्था में होते हैं कि कोई देश अमीर कैसे हो जाता है और कोई देश कैसे गरीब होता है। इन प्रश्नों को समझने के लिए हमने हमारे ये देशों के उदाहरण हमारे पुस्तक में दिए हैं, जैसे अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है। ये जो बहुत सारे देशों का समूह है लैटिन अमेरिका, यहाँ साधन संपन्न होने के बाद भी ये सबसे गरीब देश है। वहीं जापान एक ऐसा देश है जहां कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, फिर भी अपनी उत्पादन प्रक्रिया एवं मानव संसाधन के उपयोग से ये देश कैसा देश है, अमीर देश है। तो इन देशों की तुलना करके हमको एक बात तो समझ में आ रही है कि किसी देश के धनी होने के लिए उसके पास केवल संसाधनों का होना आवश्यक नहीं है। मुख्य बात यह है कि संसाधनों का उपयोग हम कैसे करते हैं, जिससे उत्पादन बढ़े, आय बढ़े और संपत्ति में वृद्धि हो सके। इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हो कि जैसे आपके पास बुद्धि है, आप समझदार हैं, आपको सारी चीजें समझ में आती हैं, परंतु आप अपनी बुद्धि का उपयोग पढ़ाई में नहीं करेंगे तो क्या आपका रिजल्ट परीक्षा परिणाम अच्छा आएगा, नहीं आएगा। इसी प्रकार आपके जैसे ही आप अपने संसाधनों का उपयोग नहीं करोगे तो आप विकास नहीं कर सकते। उसी प्रकार ये देश भी, इनके पास संसाधन हैं परंतु ये उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आज के सभी टॉपिक उत्पादन प्रवाह से संबंधित हैं। उत्पादन प्रवाह क्या है? जिस प्रकार कपास का उत्पादन खेत में होता है, इसके बाद कपास उद्योग से आगत के रूप में आता है जहां धागे का निर्माण होता है, और धागे के निर्माण के बाद कपड़ा उद्योग आ जाता है। कपड़ा उद्योग के लिए आगत क्या हो जाएगा, धागा हो जाएगा, या कच्चा माल भी हम कह सकते हैं, परंतु हम कोशिश करें कि हम अर्थशास्त्र की भाषा का उपयोग करें। और अंत में ये ड्रेस तैयार होती है और इसके लिए जो आगत होती है वो क्या होती है, कपड़ा होती है। तो ये तो एक उदाहरण था, परंतु लगभग हर उत्पादन में यही प्रक्रिया दोहराई जाती है कि कोई भी उत्पादन बहुत सारे छोटे छोटे उद्योगों से बनते हुए अंत में अंतिम वस्तु की ओर, तैयार वस्तु की ओर प्राप्त होती है। उत्पादन प्रवाह में यहाँ पे ये भी दिख रहा है हमको कि प्रत्येक स्टेज में वस्तु अपनी विशेषता खो देती है और दूसरी वस्तु में रूपांतरित हो जाती है। जैसे यहाँ पे कपास क्या बन जा रहा है, धागा। धागा किस में रूपांतरित हो गया, कपड़े पे, और कपड़े किस में परिवर्तित हो गया, ड्रेस में। अंतिम उपयोग उपभोक्ता के द्वारा अंतिम उत्पाद के रूप में करता है। एक बात और महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि प्रत्येक स्तर पर वस्तु का मूल्यवर्धन अर्थात कीमत भी बढ़ती जाती है। जैसे ही अंतिम वस्तु तैयार होती है, इसके बाद आर्थिक क्रिया से ये बाहर हो जाता है, अब इसका कोई मूल्य नहीं बढ़ेगा।
आप यहाँ देख रहे हैं, यदि ये खेत से कपास निकलेगी तो इसका कीमत बढ़ जाएगी। कपास से यदि ये धागा बन गया, इसका मूल्य भी बढ़ जाएगा। धागे से कपड़ा बनेगा, इसका मूल्य भी बढ़ जाएगा। और कपड़े से जब ड्रेस तैयार होगी, इसका मूल्य भी बढ़ जाएगा। परंतु ये जो अंतिम उत्पाद है, ये उत्पादन प्रवाह की अंतिम स्टेज है। अब इसका कोई मूल्यवर्धन नहीं होगा और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अंतिम वस्तु यहाँ क्या है? अंतिम वस्तु यहाँ पे क्या थी? ड्रेस थी। यहाँ अंतिम वस्तु ड्रेस है, क्योंकि ड्रेस उपभोक्ता के उपभोग के लिए तैयार है और ये उत्पादन लाइन के बाहर हो चुकी। आप देख रहे हैं ये जो चल रहा है, ये क्या थी? उत्पादन लाइन। उत्पादन लाइन के अंत में क्या तैयार हो गया? हमारा ड्रेस। ये जो ड्रेस है, ये उपभोग के लिए अब उपलब्ध हो गई। ये बाजार में बेचने के लिए तैयार है। ऐसी वस्तु जिनका उपयोग उपभोक्ता द्वारा होता है, अर्थात जिनमें पुनः कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अंतिम वस्तु कहते हैं। ये उपभोग के लिए तैयार है और अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसे हम क्या कहते हैं? अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु क्यों कहते हैं? अंतिम वस्तुएं विक्रय होने के बाद सक्रिय आर्थिक प्रवाह से बाहर हो जाती है। जैसे ड्रेस, अभी हमने देखा, अब किसी भी उत्पादक के द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अंतिम वस्तु अपनी प्रकृति के कारण नहीं, बल्कि अपने उपयोग की आर्थिक प्रकृति के कारण अंतिम वस्तु बनती है। यहाँ यह महत्वपूर्ण बात है कि अंतिम वस्तु का उपभोग में रूपांतरण या रूप में परिवर्तन हो सकता है। जैसे हम जब बाजार से अंतिम वस्तु के रूप में क्या खरीदते हैं? चाय पत्ती खरीदते हैं। परंतु हम ये अंतिम उपभोग को चाय पत्ती के रूप में नहीं प्राप्त करते, बल्कि इसको परिवर्तित करके हम क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। इसी प्रकार यदि हमारे लिए अंतिम वस्तु कौन सी है? आटा है, परंतु हम इसको रूपांतरित करके रोटी के रूप में इसका उपभोग करते हैं। तो यहाँ ये बात भी समझ में आ रही है कि जो भी अंतिम वस्तु है, वो कब तक अंतिम वस्तु बनेगी? जब तक ये आर्थिक प्रवाह में है। अब ये आर्थिक प्रवाह से बाहर हो गई, हम घर में चाय पत्ती लाकर चाय में परिवर्तित किए, उसके लिए हमें कोई पैसे नहीं पे करना पड़ा। इस तरह से ये अंतिम वस्तु कब तक होगी? जब तक इस पर पैसे हम खर्च कर रहे हैं। इसका रूप परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर, परंतु हमको पैसे खर्च नहीं करने पड़ रहे हैं। तो अंतिम वस्तु चाय नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? यहाँ पर चाय पत्ती। यहाँ पर अंतिम वस्तु क्या होगी? आटा। रोटी नहीं होगी, क्योंकि रोटी के लिए हमने पैसा नहीं पे किया, हम तो आटे पे पैसा खर्च किया है हमने, है ना? तो इस तरह से हमारे लिए अंतिम वस्तु कब होगी? जब तक हम इस पर पैसे खर्च करेंगे। अंतिम वस्तुओं को दो भाग में बांटा गया है, या हम ये कह सकते हैं कि अंतिम वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। उपभोग वस्तुएं, या इसी को हम उपभोक्ता वस्तुएं भी कहते हैं। उपभोक्ता वस्तुएं उन्हें कहते हैं जो अंतिम रूप से उपभोक्ता को उपयोग के लिए उपलब्ध होती है, जिनका उपयोग उसी समय होता है जब अंतिम उपभोक्ता के द्वारा क्रय किया जाता है। जैसे चाय है, रोटी है, आहार है, या मनोरंजन की सेवाएं हैं। इनका प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए नहीं होता। जैसे यदि हमने रोटी तैयार कर ली, अब रोटी से हम कुछ और नहीं बना सकते। या हम सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये वस्तुएं कैसी होती हैं? अल्पकालिक वस्तुएं होती हैं। ये कैसी वस्तुएं होती हैं? अल्पकालिक वस्तुएं होती हैं। जबकि दूसरा जो प्रकार है हमारा, वो क्या है? पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी टिकाऊ प्रकृति के कारण कई वर्षों तक इसका उपयोग कर सकते हैं। कौन सी प्रकृति यहाँ दी है? टिकाऊ प्रकृति के कारण कई वर्षों तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? पूंजीगत वस्तुएं। ये वस्तुएं अन्य वस्तुओं का निर्माण करती हैं, परंतु इनके खुद के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये अल्पकाल में नष्ट भी नहीं होती। इनका जीवन काल कैसा होता है? अधिक होता है। रोटी का जीवन काल कम होता है, रोटी को को उपभोग तुरंत करना पड़ता है। परंतु यदि हमने टीवी, फ्रिज या सिलाई मशीन खरीदी, तो क्या उसका उपभोग हमें तुरंत करना पड़ेगा? नहीं, उसका उपयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं और इनसे हम किसी और वस्तुओं का भी निर्माण
कर सकते हैं। उपयोग होने से इनमें भी हास्य होता है, जिससे हम मरम्मत एवं रखरखाव की इनको आवश्यकता होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं, सरल रूप में ये कह सकते हैं कि पूंजीगत वस्तुएं अधिक समय तक के लिए होती हैं, जबकि उपभोग वस्तु अल्पकाल के लिए होती है। इनका उपभोग हमें जल्दी करना पड़ता है। अब आता है हमारा मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं? अब आप यहाँ चित्र में देख के बताइए, ये मिठाई क्या ये मध्यवर्ती वस्तु है? नहीं, अभी हमने देखा मध्यवर्ती वस्तु ये नहीं है। ये कौन सी वस्तु है? अंतिम वस्तु है। अंतिम वस्तु है मतलब हम इसको उपभोग के लिए तैयार हैं। हम मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहेंगे? जो अभी उत्पादन प्रक्रिया में बीच में है, उत्पादन लाइन के अंदर है। या ये कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं प्रायः अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल या आगत के रूप में प्रयुक्त होती हैं। इन्हें हम मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। यहाँ शक्कर है और गन्ना है, ये मध्यवर्ती वस्तु हैं। ये आगत हैं। अभी मिठाई बनाने के लिए आगत क्या है? शक्कर है। या ऐसी वस्तुएं जो अभी भी आर्थिक प्रवाह में है, अभी इनको हम बेच सकते हैं। गन्ना को बेच सकते हैं, शक्कर को बेच सकते हैं, परंतु मिठाई एक बार बिकने के बाद हम दोबारा इसको नहीं बेच सकते, इसके रूप में भी हम परिवर्तन नहीं कर सकते। इन्हें हम क्या कहेंगे? मध्यवर्ती। अच्छा, एक विशेषता और है कि इनमें मूल्य वर्धन होता है। इनको बाजार में बेचा जाता है और इनकी कीमत भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं एवं मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राष्ट्रीय आय के आकलन में दोहरी गिनती की समस्या से हमको बचाएगा। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे, तब ये दोनों बिंदु यदि हमारे क्लियर हैं, अच्छे से समझ में आ जाएंगे, तो हमको राष्ट्रीय आय की गणना करना बहुत सरल हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं ये अंतिम वस्तु क्या होती है। दोनों में अंतर एक साथ हम समझ लेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वस्तुएं बच्चों, आप मेरे साथ साथ कॉपी में नोट भी करते जाओ, क्योंकि ये यदि आपको ये प्रश्न आता है कि अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर बताइए, तो उसका उत्तर भी यही है। ये वस्तुएं अंतिम उपभोक्ता के प्रयोग के लिए तैयार हैं। ये गुलाब जामुन अंतिम उपभोक्ता के लिए तैयार है। ये वस्तुएं अंतिम उपभोक्ता के प्रयोग के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शक्कर से अभी हमको चाय बनाना है या मिठाई बनाना है या कोई और चीजों का निर्माण करना है। तो अभी ये शक्कर कैसी वस्तु है? मध्यवर्ती वस्तु है। इन वस्तुओं की पुनः बिक्री नहीं की जा सकती। गुलाब जामुन एक बार बिकने के बाद ये हमारे उपभोग के लिए आ जाएगा, इसको हम और पुनः नहीं बेच सकते। जबकि जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, इनकी पुनः बिक्री की जा सकती है। इन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं होती। अब गुलाब जामुन एक बार बिकने के बाद इसके मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि अब ये आर्थिक प्रक्रिया से बाहर हो गया, घर में आ गया। अब हम इसको बेचेंगे नहीं, हम तो इसको खाएंगे ही ना, इसका मूल्य थोड़ी ना बढ़ाएंगे। और शक्कर है, इन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है। व्यापारी ने शक्कर को खरीदा मिल से 50 रुपए किलो, है ना, और व्यापारी ने 5 रुपए अपना लाभ और दुकान का खर्चा निकाल के शक्कर का मूल्य कितना कर दिया? 55 रुपए। मिठाई वाला जब शक्कर लेने आएगा या हम दुकान जाएंगे तो हमको शक्कर कितने में मिल रही है? 55 रुपए। जबकि इसको मिल से कितनी मिली थी? 50 रुपए। तो इस तरह से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य में क्या होती है? वृद्धि होती है। इन वस्तुओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं का उपयोग कच्चे माल या आगत के रूप में किया जाता है। आपने देखा कि शक्कर कैसा है? कच्चा माल है गुलाब जामुन के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है अंतिम वाला। इन वस्तुओं को राष्ट्रीय आय के अनुमान में सम्मिलित किया जाता है। जब हमने राष्ट्रीय आय की परिभाषा देखी थी, तब भी हमने ये देखा था कि राष्ट्रीय आय में हम केवल अंतिम वस्तुओं को ही शामिल करते हैं। हम मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। ऐसा हम क्यों नहीं करते, इसको हम अगले स्लाइड में समझेंगे। टिकाऊ वस्तुएं किसे कहते हैं? टिकाऊ वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग कई वर्षों तक किया जा सकता है।
ये अधिक समय तक हमारे लिए उपयोगी होती हैं। जैसे हमने एक बार टीवी खरीद लिया, कार, कंप्यूटर, इन ये बात जरूर है कि इनका मूल्य गैर टिकाऊ जो वस्तुएं हैं उनसे अधिक होता है। गैर टिकाऊ वस्तुएं क्या हैं? गैर टिकाऊ वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग अधिक समय तक नहीं किया जा सकता, इसे हम क्या कहते हैं? गैर टिकाऊ वस्तुएं। जैसे आहार, दूध, दही, इनका उपयोग हमको जल्दी करना पड़ता है, जबकि इनका उपयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं। क्या अंतिम वस्तु किसी के लिए मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है? इसको समझ लेते हैं हम उदाहरण के माध्यम से। मैंने गेहूं खरीदा, गेहूं से मैंने क्या बनवा लिया? आटा, और आटा से मैंने घर में क्या बनाया? रोटी। तो ये मेरे लिए क्या हो गई? अंतिम वस्तु। क्या हो गई मेरे लिए? अंतिम वस्तु। अब देखिए दूसरा उदाहरण। मैंने गेहूं खरीदा, गेहूं से मैंने आटा बनवा लिया और आटा से मैंने रोटी बना ली। लेकिन रोटी मैंने नहीं खाई, बल्कि मैंने व्यापार शुरू कर दिया। अपने घर में एक छोटा सा टिफिन सेंटर खोल लिया। अड़ोसी पड़ोसी बच्चे मेरे घर में आकर खाना खाने लगे जो बाहर से पढ़ने आए थे, तो मैंने उनके लिए टिफिन शुरू कर दिया। तो रोटी क्या जो कीमत है अभी भी है। अब मैं रोटी बेचने लगी, तो रोटी अब क्या हो गई? यहाँ पर मध्यवर्ती वस्तु हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, एक ही वस्तु अंतिम वस्तु या मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है। यह उपभोक्ता के उपयोग पर निर्भर करता है। यदि रोटी का मैं स्वयं उपभोग कर लेती तो यह अंतिम वस्तु होती, परंतु रोटी को मैंने बेचने लगी, रोटी से मैंने व्यापार शुरू कर दिया, तो ये मेरे लिए क्या हो गई? मध्यवर्ती वस्तु हो गई। एक प्रश्न और आता है, क्या सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं होती हैं? इसे समझने के लिए मान लो मैंने एक सिलाई मशीन खरीदा और स्वयं के कपड़े सिलाई करने लगी, तब मेरी मशीन मेरे लिए क्या होगी? उपभोक्ता वस्तु होगी। तब ये जो मशीन है मेरे लिए कौन सी वस्तु होगी? उपभोक्ता वस्तु। परंतु मैंने एक बुटीक खोल लिया, मैं दूसरों के कपड़े सिलने लगी, तब यह मशीन मेरे लिए क्या हो जाएगी? पूंजीगत वस्तु हो जाएगी। क्यों हो जाएगी पूंजीगत वस्तु? क्योंकि इस मशीन से मैं पूंजी का निर्माण करने लगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। टिकाऊ मशीनें जिनका उपयोग उत्पादक वस्तुओं के रूप में प्रयोग होता है, उसे हम पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। और यदि इसका उपयोग हम स्वयं के लिए करेंगे तो ये क्या होगी? उपभोक्ता वस्तु होगी। राष्ट्रीय आय की परिभाषा में हमने जो देखा था कि हम केवल अंतिम वस्तु को राष्ट्रीय आय में शामिल क्यों करते हैं, इसको समझने के लिए आप वापस मैंने वही उदाहरण लिया है, कपास वाला धागा और कपड़े वाला। अब आप यहाँ देखिए कि कपास का उत्पादन हुआ, कपास से क्या बन गया? धागा, और धागा से कपड़ा, और कपड़ा अंतिम ड्रेस। ड्रेस मैंने कितने में खरीदी? 500 रुपए में खरीदा। ड्रेस कितने में खरीदी मैंने? 500 रुपए। तो आप ये बताइए कि ये 500 रुपए की ड्रेस में क्या कपास का मूल्य नहीं जोड़ा मैंने? क्या धागे का मूल्य नहीं जोड़ा या कपड़े का मूल्य नहीं जोड़ा? जब मैंने ये ड्रेस खरीदी तो 500 रुपए में इन सभी वस्तुओं का मूल्य, इन सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल था। तो क्या मैं इसको, जब मैं राष्ट्रीय आय की गणना करूंगी, तो क्या मैं इस 500 रुपए के ड्रेस के साथ साथ यदि मैं इसमें 100 रुपए का मैंने कपड़ा भी जोड़ लिया, 50 रुपए का मैंने धागा भी जोड़ लिया, 50 रुपए का मैंने कपास भी जोड़ लिया और 50 रुपए किसान का कपास जोड़ लिया, तो अब ये जो ड्रेस की कीमत कितनी हो गई? 750 रुपए हो गई। यानी ड्रेस की वास्तविक कीमत 500 है, तो मैं इसकी कीमत यदि बीच मध्यवर्ती वस्तुओं को भी यदि मैं जोड़ लूंगी तो दोहरी गणना हो जाएगी। इसीलिए राष्ट्रीय आय में केवल केवल और केवल जो अंतिम वस्तु होती है उसके मूल्य को ही शामिल करते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा है, हम केवल अंतिम वस्तुओं का मूल्यांकन करते हैं क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुएं उत्पादन प्रक्रिया में आगत हैं
अर्थात उत्पादन के प्रत्येक चरण में वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य भी शामिल होते हैं। यदि अलग से मध्यवर्ती वस्तु की गणना की जाएगी तो दोहरी गणना की संभावना होती है। तो यदि हमको राष्ट्रीय आय का सही आकलन करना है तो हमको मध्यवर्ती वस्तुओं का की गणना को शामिल नहीं करना पड़ेगा। हमको केवल किसको शामिल करना है? अंतिम वस्तुओं को। राष्ट्रीय आय लेखांकन प्रणाली में स्टॉक एवं प्रवाह की अवधारणा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थव्यवस्था में अधिकांश लेखांकन कार्य जो होते हैं वो वार्षिक होते हैं, इसीलिए हमें ये स्टॉक और प्रवाह को भी जानना आवश्यक है। अब ये स्टॉक क्या होता है? ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ये शब्द ना सुना हो। आपके पास कितने पेन का स्टॉक है? आप कहेंगे कि मेरे पास अभी, मैंने पूछा कि आपके पास पेन के कितने स्टॉक हैं? आप तुरंत देखेंगे आपके पास यदि 3 पेन है तो आप कहेंगे मेरे पास 3 पेन का स्टॉक है। स्टॉक का मतलब क्या होता है? समय के एक बिंदु से होता है, एक निश्चित बिंदु से होता है। यदि मैंने पूछा अभी आपके पास कितने पेन हैं, मतलब अभी आपका स्टॉक कितना है, तो आपने तुरंत बता दिया कि मेरे पास 3 पेन उपलब्ध हैं। इसी प्रकार इसके उदाहरण दिया है, 1 जनवरी 2020 को मेरे पास 20 लाख रुपए की पूंजी है। मतलब कितने तारीख को? एक फिक्स समय में, 1 जनवरी को। 30 नवंबर को देश की जनसंख्या, भोपाल से जबलपुर की दूरी ये भी फिक्स है, शाम 4 बजे, शाम 4 बजे मेरे पास 300 रुपए थे। इसका उदाहरण एक और हम देख लेते हैं कि सुबह जब 10 बजे थे तो मेरे पास जो एक बाल्टी थी उसमें इतना पानी भरा हुआ था। कितने बजे? डॉट टाइम। कितने बजे? 10 बजे। इस तरह से जो स्टॉक होता है एक बिंदु, समय के एक बिंदु पर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। जबकि जो प्रवाह होता है, प्रवाह एक समय अवधि के लिए परिभाषित किया जाता है। प्रवाह समय की एक विशिष्ट अवधि में मापी जाने वाली मात्रा है। प्रवाह का समय काल होता है, जैसे हम कह सकते हैं एक दिन, सुबह मेरे पास 1 किलो टमाटर था, दोपहर में मैंने धनिया खरीद लिया, शाम को मैंने प्याज खरीद लिया। यानी मैंने पूरे दिन में कितनी सब्जियां इकट्ठी की, कितनी सब्जियां खरीदी, तो ये क्या कहलाएगा मेरे लिए? प्रवाह। इसका उदाहरण भी हम देख लेते हैं कि मेरे घर नल आ रहा है 9 बजे से लेके 10 बजे तक। अब ये जो पानी लगातार 9 बजे से 10 बजे तक बह रहा है, ये क्या कहलाएगा? प्रवाह। क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है, समय अवधि दिया है, 9 बजे से 10 बजे तक। इस तरह से आप प्रवाह का मतलब भी समझ गए होंगे। हम दोनों में अंतर भी देख लेते हैं। स्टॉक का संबंध समय के एक निश्चित बिंदु से होता है और प्रवाह का संबंध समय की एक निश्चित समय अवधि पर होता है। 31 दिसंबर यानी एक फिक्स टाइम है, जबकि हम यहाँ 1 माह, 1 वर्ष आदि ले सकते हैं। स्टॉक एक स्थिर अवधारणा है, यानी ये फिक्स्ड है, ये निश्चित एक समय पे होगा तो ये फिक्स रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि प्रवाह कैसी अवधारणा है? प्रावैगिक। आपने देखा कि ये बाल्टी भरती जा रही है, मैंने बाल्टी से टंकी में डाल दिया, दूसरी बाल्टी भर ली, तीसरी बाल्टी भर ली, यानी ये प्रवाह लगातार हो रहा है एक निश्चित समय। मेरे घर नल आया है 9 बजे से 10 बजे, तो 9 बजे से 10 बजे तक मेरे घर में पानी भरता रहेगा। स्टॉक का कोई समय काल नहीं होता। जैसे 9 बजे मेरी बाल्टी में इतना पानी था और 9 बजे से 10 बजे तक मेरी बाल्टियां, बहुत सारी बाल्टियां भर गईं। तालाब का जल फिक्स है, वो कहीं बहता नहीं है, वो स्थिर जल है। जबकि नल का जो बहता हुआ जल है वो किसका उदाहरण है? प्रवाह का उदाहरण है। इस पाठ से जो संबंधित आज हमने जितने भी बिंदु पर चर्चा की है, उससे संबंधित ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको मैंने लिखा है। आपके लिए भी थोड़ा वर्क मिलना चाहिए क्योंकि अब आपकी परीक्षा भी नजदीक है। तो आप आज का वीडियो देखकर जितने ये प्रश्न दिए हुए हैं, इनके उत्तर आप कॉपी में लिख लीजिए। धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।